छात्रों नमस्ते। P2 क्लास में आप सभी का स्वागत है। विशेष तौर से अपन ने पिछली बार आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप के बाद में चैप्टर नंबर दूसरा जैसे कि आपको पता है ये आ जाता है द्वितीय क्रियाकलाप। अब इसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या पूछते हैं और ये चैप्टर जो है अपन को कितने नंबर लेकर इसमें आने हैं, वो सारी जानकारी आज आपको इसमें बताएंगे। वैसे आप सभी को पता है कि ये चैप्टर जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में हम पूर्ण तरीके से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जो चीज़ है वो हम पूर्ण रूप से आप इसमें बारे में बताते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप हमारे लिए कितना उपयोगी है। द्वितीय क्रियाकलाप जैसे नाम से मालूम चलता है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब ये होता है, पिछली क्लास में भी आपने देखा होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सबसे पहले अपने आर्थिक योजन के लिए क्रियाकलाप करता है, क्रियाएं करता है, उसे प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। उसी प्रकार से जो सेकंड चैप्टर है द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं इसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसकी भी आज अपन यहाँ पर बात करेंगे। ये क्लास बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण क्लास में आप कैसे नंबर लेकर आ सकते हैं, कितने नंबर लेकर आ सकते हैं और किस प्रकार से नंबर लेकर आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे इसमें, वो मैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप कहते किसे हैं? सिंपल सी परिभाषा है, इसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बर्डन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा देखें या इनिंग्स खेलें तो सबसे पहला है कि आपको उसमें खुद को पेपर आते ही आपको स्वयं को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये पेपर्स में सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये पेपर सॉल्व करने की क्रिया आपके पास में आ गई तो कैसा भी पेपर हो आप उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा प्रोग्राम है और सिंपल सी भाषा है। तो ले चलते हैं सीधे से आपको अपन द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप को दूसरे नाम से जानते हैं जिसे विनिर्माण उद्योग या विनिर्माण से इसको जोड़ा जाता है। अब यहां पर आता है विनिर्माण। जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा है निर्माण। निर्माण का यह मतलब होता है किसी भी चीज को निर्मित करना या किसी भी चीज का निर्माण करना, उसे विनिर्माण के नाम से जाना जाता है। विनिर्माण का मतलब ये होता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग को विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो भी उद्योग काम में आएगा उसके लिए सबसे जरूरी जो काम होगा वो होगा कच्चा माल। कच्चा माल से जो भी रॉ मटेरियल उसके लिए बनेगा उसे विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाएगा। जैसे अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सीमेंट। अब सीमेंट उद्योग अपन को लगाना है तो सीमेंट उद्योग लगाने के लिए अपन को सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी? सीमेंट किससे बनती है? सीमेंट बनती है सीमेंट के लिए कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट के लिए कच्चा माल सीधा सा अपन को पता है कि सीमेंट के लिए कच्चा माल जो काम आता है वो आता है लाइमस्टोन और जिसे अपन क्या कहते हैं? चूना पत्थर। तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा आ गया? चूना पत्थर। तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या चीज आवश्यकता पड़ेगी? चूने पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी और चूना पत्थर
चूना पत्थर अपन को आवश्यक बन गया, चूने पत्थर से क्या बनेगी, सीमेंट बनेगी। तो इसके लिए सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा आ गया, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल सीधा सीधा क्या आ गया, चूना पत्थर। तो चूने पत्थर से सीमेंट बनेगी और इसी को अपन विनिर्माण उद्योग के तहत किस प्रकार करेंगे, वो चीज अपन यहाँ पर समझते हैं। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब इसकी भी कुछ परिभाषा है, इसकी भी कुछ थ्योरी है और इसको भी अलग अलग रूपों के अंदर इसको बांटा गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा बोर्ड के अकॉर्डिंग वो क्या बनेगा, उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है और बोर्ड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, बोर्ड के अंदर कितने क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, इस पार्ट में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं जिसको अपन किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर चर्चा के विषय के अंदर जब अपन बात करते हैं तब कुछ एक नया प्रोग्राम अपन यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं विनिर्माण उद्योग के तहत कौन कौन से क्वेश्चन अपन को यहाँ पर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन संख्या पहला, विनिर्माण उद्योग को परिभाषित कीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, विनिर्माण उद्योग को परिभाषित कीजिए। अगर इसमें से छोटा क्वेश्चन पूछ ले, अबसद क्वेश्चन पूछ ले तो आएगा उपरोक्त। अगर छोटा क्वेश्चन पूछ ले, अबसद क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसमें बताएगा उपरोक्त में से विनिर्माण उद्योग का उदाहरण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन देगा इसमें, अ ब स द। तो ABCD या अबसद में से पूछ लेगा आपसे MC क्वेश्चन के तहत, इसमें से विनिर्माण उद्योग कौन सा है। 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से आपको पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है वो सही सेलेक्ट करना है। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बन गए। फिर एक इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कुटीर उद्योगों को समझाइए। सबसे पहले की जरूरत होती है कि कुटीर उद्योग कहते किसे हैं, कुटीर उद्योग होता क्या है। तो अपन इस चीज को समझते हैं। यहां पर कुटीर उद्योग, अब नाम से ही मालूम चल रहा है कुटीर उद्योग कहते किसे। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, अपन को शब्दों पर जाना है, शब्द क्या कह रहा है उस शब्दों की रूपरेखा अपन को तय करनी है। जैसे शब्दों पर जाएंगे सारी चीजें अपन को खुद ब खुद समझ में आती रहेगी। तो सिर्फ सीधा सा क्वेश्चन है कुटीर। कुटीर का मतलब होता है घर। ये शब्द आ गया कुटीर। कुटीर का मतलब होता है घर। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, घर में बनने वाले उद्योग या स्थानीय कच्चे माल में प्रयुक्त होने वाले उद्योगों को कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा को ज्यादा याद करने की, ज्यादा समझने की जरूरत है। ज्यादा याद करने की या रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। कुटीर उद्योग का मतलब, कुटीर का मतलब होता है घर। घर के अंदर जो उद्योग धंधे चलते हैं वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अब घर के अंदर ऐसा तो नहीं है
कि अपन ने कोई और काम कर लिया, या घर के अंदर अपन ये तो नहीं कह सकते कि सीमेंट बना ली, सीमेंट उद्योग स्थापित कर लिया, या कोई और बड़ा उद्योग स्थापित कर लिया, लोह उद्योग स्थापित कर लिया, ऐसा तो संभव नहीं है। तो घर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? घर के अंदर जैसे टोकरी बुनना, बैठ की कुर्सियां बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है ना, ये ऐसे उद्योग हैं जो कुटीर उद्योग के तहत आते हैं, जिसे स्वावलंबन उद्योग भी कहा जाता है। नया शब्द एक आता है स्वावलंबन उद्योग या कुटीर उद्योग, जो स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कुटीर उद्योगों के नाम से जाना जाता है। शब्द सुनना, स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कुटीर उद्योगों के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन चलते हैं वन, जैसे कई लोग वनों में निवास करते हैं। अब वनों में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? वनों के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? अगर अपन एक छोटा सा उदाहरण लें, वन के अंदर सबसे बहुतायत में पाया जाता है बांस। अब बांस से क्या चीजें बन सकती है? बांस से क्या क्या चीजें हो सकती है? बांस के बारे में अपन बात करें तो बांस से अगर आपने सड़कों के किनारे कभी आप गलती से भी रास्ते में गए होंगे और रास्ते में चलते चलते कभी आपने इधर उधर मुंह हिलाया होगा और बाहर रोड की एक साइड में कभी आपने टोकरी बुनने वाले देखे होंगे। कभी कभी आपने टोकरी बुनने वाले देखे होंगे। तो टोकरी बुनने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कच्चे माल की, बांस की आवश्यकता पड़ती है। और बांस सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? जंगलों के अंदर पाया जाता है। तो जंगल के अंदर जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ जंगलों के अंदर जो लोग निवास करते हैं, वो बांस काट कर लेकर आते हैं और बांस से वो जो कलात्मक चीजें बनाते हैं और स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग होता है, इसी को कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे टोकरी बुनना, कुर्सियां बनाना, उनसे फर्नीचर बनाना, ये जो उद्योग है ये स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं, इसीलिए इनको कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। जो घर के अंदर स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उत्तर है, इसमें ज्यादा आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर जो क्वेश्चन आता है, विनिर्माण उद्योग आ गया, उपरोक्त आ गया, कुटीर उद्योग आ गया। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है, इसमें से और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन जो हो सकते हैं, उनकी अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर आ जाता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का फिर जो क्वेश्चन बनता है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। तो इसमें मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार बताए गए हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो बताया गया है बिल्कुल सिंपल सा है, सीधा सा आता है। जो पहला उद्योग होगा वो किसी एक व्यक्ति का जो उद्योग होगा, जिसमें निजी स्वामित्व का उद्योग होगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? निजी स्वामित्व आधारित, निजी स्वामित्व आधारित उद्योग। ठीक है। दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा सार्वजनिक। अभी अपन इसको समझेंगे कि है क्या। तीसरा आ जाएगा
अर्ध सार्वजनिक या अर्ध सहकारी। अब इन तीनों को अपन इसमें समझेंगे कि निजी स्वामित्व आधारित उद्योग, सार्वजनिक आधारित उद्योग और अर्ध सार्वजनिक आधारित उद्योग होता क्या है। तीन प्रकार के स्वामित्व के आधारित उद्योग बताए गए हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं निजी उद्योग। निजी उद्योग का मतलब ये होता है जो जिस उद्योग का वह स्वरूप जिसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो उसे निजी स्वामित्व उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपन स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में बैठे हैं। अब जब स्कूल में बैठे हैं तो अगर सरकारी स्कूल है तो उसका संचालन कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, तो वो कौन सा हो गया? सरकारी विद्यालय। उसी प्रकार से अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, किसी एक व्यक्ति का स्कूल है, वो कौन सा हो गया? निजी उद्योग। जिस प्रकार से हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर टीचर का क्लास है और एक पर्टिकुलर टीचर इसको आपके चैनल के माध्यम से या फिर कह सकते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको दे रहा था, ये किसी एक व्यक्ति का है तो ये क्या कहलाएगा? निजी कहलाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई सरकारी दस्तावेज के हिसाब से या सरकारी कार्य योजना के हिसाब से कोई कार्य करता है तो वो क्या कहलाएगा? सरकारी कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से इसको सीधा अपन उद्योग की तरफ कैसे ले चलते हैं? उद्योग की तरफ अपन बात करते हैं कि जिस उद्योग का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, किसी स्वयं एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे निजी उद्योग कहा जाएगा। और उद्योग का वह स्वरूप जिसका कार्यभार, जिसका पैसा सरकार लगाती है, सरकार चलाती है, उस उद्योग को सार्वजनिक उद्योग के नाम से जाना जाएगा। जैसे अपन उदाहरण ले सकते हैं रोडवेज बस का। रोडवेज बसों का संचालन कौन करती है? रोडवेज बसों का संचालन कौन करती है? सरकार करती है, तो वो उद्योग कौन सा हो गया? सरकारी हो गया। अगर वही बस का संचालन कोई प्राइवेट संस्था करे या कोई निजी व्यक्ति करे, जैसे आपने कभी जैन ट्रेवल्स देखा होगा, आपने कभी बसों का नाम देखा होगा और कोई ट्रेवल्स के देखे होंगे आपने, तो उसका मालिक कौन है? एक व्यक्ति है, स्वयं निजी व्यक्ति है, तो वो कौन सा उद्योग होगा? निजी उद्योग हो गया। तो इस प्रकार से इसके दो उद्योग हैं, एक तो निजी उद्योग, निजी स्वामित्व आधारित उद्योग, और दूसरा आता था सार्वजनिक, जिसका सरकार निर्धारित करती है। जिन उद्योगों का सरकार निर्धारित करती है उसे सार्वजनिक उद्योग के नाम से जाना जाता है, और जो कोई एक विशेष व्यक्ति उद्योग संचालित करता है उसे क्या कहा जाएगा? निजी स्वामित्व वाला आधारित उद्योग कहा जाएगा। इसका सबसे उदाहरण अगर अपन अच्छा ले सकते हैं तो पेट्रोलियम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे भारत ONGC जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, वो सार्वजनिक उद्योग हो गया। दूसरा जो रिलायंस पेट्रोल पंप है उसका संचालन किसी एक व्यक्ति रिलायंस कंपनी करते हैं, तो वो निजी स्वामित्व वाला उद्योग हो गया। तो इस प्रकार से जैसे रेलवे भारत सरकार के अंडर आता है, भारत सरकार उसका संचालन करती है, तो वो कौन सा हो गया? सार्वजनिक उद्योग हो गया। और उसी प्रकार से अगर कोई रेलवे संचालन कोई दूसरा व्यक्ति करता है, कोई निजी व्यक्ति करता है, जैसे और कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो वो आ गया निजी स्वामित्व वाला उद्योग। उसी प्रकार से जैसे भारत सरकार का संचार निगम लिमिटेड हुआ करता था, BSNL, वो सार्वजनिक उद्योग के श्रेणी के अंदर आता था। और एयरटेल, रिलायंस, ये जो भी जियो वगैरह जो नेटवर्किंग एरिया है, वो जो उद्योग आता है वो कौन सा उद्योग आता है? निजी स्वामित्व वाला उद्योग आता है। तीसरा कारण ये बन गया कि अर्ध सरकारी या अर्ध सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? जिसके अंदर कुछ शेयर निजी स्वामित्व के होते हैं और कुछ शेयर सरकार के स्वयं के होते हैं, दोनों मिलाकर जो कार्य करते हैं उसे अर्ध सार्वजनिक उद्योग के नाम से जाना जाता है। जिसके अंतर्गत लिमिटेड कंपनियां होती है। कभी आपने देखा होगा, जैसे आप कभी मिर्ची बड़े या कचौरी खाने के लिए जनता स्वीट होम गए होंगे और उस पर आपने लिखा होगा जनता स्वीट होम प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब उसके कुछ जो शेयर हैं, कुछ जो भाग है वो सरकार के द्वारा चलता है। ऐसे उद्योगों को अर्ध सार्वजनिक उद्योगों के नाम से जाना जाता है। कुछ हिस्सा तो सरकार का होता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो किसका होता है? निजी व्यक्ति का होता है। इन दोनों को मिलाकर जो सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन उद्योगों को अर्ध सार्वजनिक उद्योगों के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो उद्योगों के निर्माण के लिए आते हैं, मोटे मोटे तौर पर आपको ये तीन चीजें समझनी आनी चाहिए कि कौन सा
क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये समझो कि वो उत्तर क्या पूछ रहा है। अपन कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं कि जैसे अपन को उत्तर तो आता है परंतु प्रश्न समझ में नहीं आता। ये गलती आपको नहीं करनी है। बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसको अपन को उत्तर किस प्रकार से देना है, इसकी जानकारी आपको अत्यंत होनी चाहिए। और ये जानकारी जब होगी आपको तभी पता चलेगा कि वास्तव में हमें पूछा क्या गया और हम उसका उत्तर क्या दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को आप पढ़ो, इत्मीनान के साथ में पढ़ो और इत्मीनान के साथ में पढ़ने के बाद में उसका आप अपने व्यू बनाओ कि वास्तव में वो पूछ क्या रहा है। और पूछने के बाद में आप समझो और समझने के बाद में आप उसका उत्तर लिखो। क्वेश्चन बिल्कुल सरल आते हैं, बस ये चीज है कि अपन को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। जैसे ही क्वेश्चन समझ में आता है आप उसका उत्तर देने की कोशिश करने लग जाते हो और जैसे ही आप उत्तर देते हो तो उत्तर आपका बिल्कुल सटीक आता है। इसलिए शब्दों पर ज्यादा से ज्यादा जाओ कि अपन को पूछ क्या रहा है। शब्दों को समझो, कुटीर उद्योग को समझो, कुटीर उद्योग है क्या, स्वामित्व आधारित उद्योग बता रहा था, स्वामित्व आधारित उद्योग क्या बता रहा है, एक क्वेश्चन बता रहा है कि दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीन क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अंदर आपको ये भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो दे दिया 1 + 1 + 1 तो 3, तो जैसे उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए तो इसको अपन को पता होना चाहिए कि जैसे अपन ने उसने 3 क्वेश्चन ये पूछे हैं तो 3 क्वेश्चन अगर अपन ने पूछे हैं तो वो एक एक नंबर के एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका अपन को परिभाषा भी देनी है, परिभाषा के बाद में उसका अर्थ भी अपन को समझाना और उसकी विशेषता भी लिखनी है। प्रश्न को पहले पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ने के बाद में उसको समझो कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। नंबर भी आप देखो कि वास्तव में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन को एक ही क्वेश्चन में वो 3 प्रश्न पूछ रहा है तो तीनों प्रश्नों के अपन को उत्तर देने हैं। विशेषता पूछे तो विशेषता पॉइंट लगाओ, विशेषता बताओ। परिभाषा पूछिए तो परिभाषा का लगाओ, परिभाषा दो। अर्थ पूछा तो उसका अर्थ बताओ और अर्थ लिखो। इस प्रकार से अपन को बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत तैयारी के साथ में अपन को परीक्षाएं देनी और प्रश्न का उत्तर देना है तो प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रश्न का उत्तर अपन को किस प्रकार से देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।